हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है जो, वहाँ शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी तो 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। तो विद्वानों का, इतिहासकारों का ये जो मत है कि ये जो स्थान था ये ताम्रकार बस्ती थी। ताम्रकार बस्ती, प्रश्न बनता है ताम्रकार बस्ती किस नगर से बनी प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और पिछले कुछ वीडियो में हमने इतिहास के बारे में पढ़ा है, जाना है, मानव की उत्पत्ति देखी है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसको हम कुछ निश्चित पैमानों पे हमने पढ़ा था। एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, भूमिका पढ़ ली थी उसकी कि कौन कौन से नाम है, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। इसके बाद हमने उसकी उत्पत्ति देख ली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं, देशी और विदेशी पढ़े थे हमने, विद्वानों को क्या मत हैं। इसके बाद में हमने कालक्रम देखा था कि कालक्रम क्या निर्धारित किया गया है इस सभ्यता का, उसको लेकर विद्वानों के क्या विभिन्न मत हैं, ये सब देख लिए थे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रमुख नगर प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं। ये हमारा अगला पार्ट है पढ़ने के लिए, प्रमुख नगर और विशेषताएं। जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जिनमें प्रीलिम्स होता है, उनका ये फेवरेट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता में से प्रमुख नगर होते हैं, सारे नगर देखेंगे कितने हैं, 7 जगहों को नगर की संख्या दी गई है, वहाँ से क्या मिल रहा है, क्या वहाँ की विशेषता रही है, ये सब यहाँ देखेंगे। अगर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इसका बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग उसमें बोर हो जाते हो, ठीक है। तो इसके 2-3 पार्ट में डिवाइड करके ये वीडियो अपन बनाएंगे, देखेंगे। तो प्रमुख नगर और विशेषता में देखिए, सबसे पहले देखते हैं 7 प्रमुख नगर बताए गए हैं। 7 प्रमुख नगर कौन से हैं? देखिए, मिले तो बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन 7 को नगर की संज्ञा दी गई है। ये 7 कौन कौन से हैं? तो ये 7 हैं हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा हम देखते हैं तो कालीबंगा, 5वां देखते हैं चन्हूदड़ो, 6ठा देखते हैं धौलावीरा और 7वां देखते हैं बनवाली। तो ये 7 जो स्थान हैं इनको नगर की संज्ञा दी गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। और आज हम देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक वीडियो में, क्योंकि पूरा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में देख लेंगे लोथल और चन्हूदड़ो को, कालीबंगा को नीचे कर लेंगे। उसके बाद कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली को, इनको एक साथ देख लेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं, थोड़ी विशेषता है, वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर और उनकी विशेषताएं क्या थी। देखिए, पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा दिमाग में स्पष्ट कीजिए। इन नगरों से जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेंगे, जैसे स्थिति कहाँ है, उनसे जुड़े हुए कुछ नाम या फिर कोई अलग संज्ञा दी गई है। जैसे मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला कहा गया है, सिंधु का बाग कहा है। तो ऐसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। वो फैक्ट देखने के बाद में फिर अपन चलेंगे नगर में। नगर में पहुंचेंगे, देखेंगे नगर कैसा था, कैसे टीले थे, वहाँ की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो सबको पढ़ने का पैटर्न एक ही रहेगा, पहले कुछ फैक्ट्स, स्थिति और फिर शहर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सबसे पहला नगर यहाँ देखते हैं हम हड़प्पा। हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा में देख लेते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। स्थिति में से भी एक प्रश्न कभी कभार बन जाता है। तो स्थिति देखते हैं हम वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जिला लगता है मोंटगोमरी तत्कालीन जिला था, इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है आधुनिक, इसका नाम जो है शाहीवाल है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन में अगर मोंटगोमरी ना देकर शाहीवाल दे दिया तो फिर वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे हमने तो मोंटगोमरी पढ़ा हुआ था सॉरी। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी या शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के कौन से बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है जो, वहाँ शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज देख लेते हैं। इसका उत्खनन या खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी इसके खोज करता है। इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नगर के उत्खनन के समय कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे? तो जॉन मार्शल, ठीक है। तो देखिए, फैक्ट पहले देख लिए हमने, स्थिति देख ली, उसके खोजकर्ता देख लिए, कुछ नाम देख लिए,
ठीक है। इससे पहले भी कुछ नाम है जो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, जैसे 1826 में क्या हुआ था, चार्ल्स मेसन ने क्या देखा था, पिछला वीडियो आपने देखा हो तो चार्ल्स मेसन ने टीले देखे थे सबसे पहले हड़प्पा के। उसके बाद 1853 में क्या हुआ था, ब्रेटन बंधु, याद आया होगा आपको, ब्रेटन बंधु थे जब वो कराची से लेकर लाहौर तक की रेलवे का लाइन का काम चल रहा था, तब उन्होंने इसमें से ईंटें निकाल के उसमें इस्तेमाल किया था। इसके बाद में तो उत्खनन 1921 में हो ही गया था दयाराम साहनी द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो उससे रिलेटेड हैं, हड़प्पा नगर से रिलेटेड हैं। अब चलते हैं हड़प्पा नगर की ओर, कैसा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जब हम नगर देखते हैं, जब उनका एक नगर नियोजन देखते हैं कैसे थे, तो नगर हमें टीलों में विभक्त मिलता है। मतलब 2 टीले, मैक्सिमम अधिकांश नगरों में 2 टीले देखने को मिलते हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। आइए देखते हैं कैसे हैं वो। हड़प्पा में हमें देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। आपको यह आकार से दिख रहा होगा, बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट, आप समझते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, की पॉइंट नोट्स में, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में भूल जाएंगे। तो 2 टीले देखने को मिलते हैं हमें हड़प्पा में, एक ये है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। ठीक है, अब आपको आकार से समझ में आ रहा होगा, एक टीला छोटा है, एक टीला बड़ा है। बड़ा टीला है मतलब यहाँ लोग ज़्यादा होते होंगे। तो यहाँ पश्चिमी टीले में क्या होता था, जो सामान्य वर्ग है, जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी हो गए, या फिर जो अन्य आम लोगों का जो वर्ग है वो यहाँ रहता था, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा थी, इसलिए इसे नगर की संज्ञा दी गई है, इसे नगर कहा जाता था। ठीक है। और हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले में रहते थे एलाइड वर्ग के लोग, मतलब प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग के लोग यहाँ रहते थे। तो ये जो टीला था, पश्चिमी टीला, इसको अधिक संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि जहाँ किसी सोसाइटी के बड़े लोग, अमीर लोग कह सकते हैं, या फिर एलाइड वर्ग रहेगा, तो वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। इसलिए पश्चिमी टीला क्या था, दुर्गीकृत था, एक रक्षा प्राचीर या परकोटा कह सकते हैं, उससे घिरा हुआ था, अपेक्षाकृत ऊंचा था, किसके, पूर्वी टीले के। ठीक है। तो यहाँ एक समाज की व्यवस्था आप समझ रहे होंगे कि 2 टीले हैं, एक टीला बड़ा है, अपेक्षाकृत नीचा है, इसमें सामान्य वर्ग रहता है। एक टीला है जो पश्चिमी टीला है, वो ऊंचा है, अपेक्षाकृत बाढ़ या फिर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए दुर्गीकृत है। ये परकोटा 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ये 4 दीवारी कैसी मिली है हड़प्पा में, बाहर इसमें पकी ईंटों का उपयोग किया गया है और अंदर की जो ईंटें हैं वो कच्ची ईंटें हैं। ठीक है। इसको नगर की संज्ञा देते हैं, इसको दुर्ग की संज्ञा देते हैं। तो ये 2 टीले हो गए हैं, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पूर्वी टीला का अपेक्षाकृत बड़ा है, इसको नगर की संज्ञा दी गई, इसमें जन सामान्य रहते हैं, और दुर्ग में प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग रहता है। आगे देखते हैं हम, तो ये जो पश्चिमी टीला है, इसको मार्टिमर व्हीलर, नाम बहुत ज़्यादा ऐसे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ए बी टीले की संज्ञा दी है। ए बी टीला कहा है इसको, किसको, पश्चिमी टीले को, हड़प्पा के। ठीक है। हड़प्पा के पश्चिमी टीले को इन्होंने ए बी टीला कहा है। इसी टीले से 6 मीटर ऊंचाई पर, 6 मीटर की ऊंचाई पे एक अन्य टीला मिलता है, एक अन्य टीला मिलता है जिसको मार्टिमर महोदय ने एफ टीला कहा है, जिसको मार्टिमर महोदय ने एफ टीला कहा है। तो आइए देखते हैं, एफ टीले से स्टार्ट करते हैं कि एफ टीले में क्या क्या मिलता है हमको। तो जब खुदाई की गई तब उस दौरान एफ टीले से हमें क्या मिला, एफ टीले से सबसे पहले हमें अन्नागार मिले हैं, 6-6 की पंक्ति में 2 पंक्तियां हैं 6-6 की, तो यहां से अन्नागार मिले हैं। अन्नागार कितने, 12 अन्नागार मिलते हैं हमें एफ टीले में 6-6 की पंक्ति में। ठीक है। इसके बाद हमें एफ टीले में खुदाई के दौरान मिले हैं 18 वृत्ताकार चबूतरे। अठारह वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं एफ टीले से। प्रश्न आता है परीक्षा में कि किस टीले से अन्नागार और वृत्ताकार चबूतरे मिले हड़प्पा नगर के, तो एफ टीला। या फिर सीधे ऐसे पूछ सकता है कि किस हड़प्पा कालीन नगर में 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नागार मिले हैं। ठीक है। तो उसका रहेगा उत्तर हड़प्पा नगर में, हड़प्पा नगर में भी एफ टीले में। आगे बढ़ते हैं, तो एफ टीले पर ही हमें 15 आवास मिलते हैं। 15 आवास हैं किनके, श्रमिकों के, श्रमिक आवास। ठीक है। तो एफ टीले में हमें 3 चीजें हो गई, इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। अन्नागार मिलते हैं 6-6 की पंक्ति में 2,
18 वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास। तो ये सब देख के आपको एक बात समझनी चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो एफ टीला है ये बेसिकली एक श्रमिक बस्ती है। ये क्या है? श्रमिक बस्ती है। क्यों? देखो यहाँ 15 श्रमिक आवास हैं, है ना। तो ये श्रमिक आवास है, यहाँ श्रमिक रहते थे, खेती किसानी होती थी। खेती किसानी हो रही है नगर में, जो उसका उत्पादन हो रहा है, जो सरप्लस उत्पादन उसका हो रहा है, बच रहा है, तो वो यहाँ लाया जाता था श्रमिक बस्ती में। यहाँ से जो चबूतरे बने हैं यहाँ पर उसकी कुटाई धुनाई जो भी होती थी, उसके सफाई, उसके होने के बाद में ये अन्नागार में उसका स्टोर किया जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो एफ टीला था वो एक श्रमिक बस्ती है। प्रश्न आता है कि श्रमिक बस्ती किस हड़प्पाकालीन नगर से प्राप्त हुई है, तो उत्तर है उसका हड़प्पा से ही। ठीक है, अब एफ टीले के पास में ही यहाँ थोड़ा उत्तर पूर्व दिशा में 16 भट्टियां मिली हैं। 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ये जो 16 भट्टियां हैं ये धातु को, मतलब तांबे को गलाने के काम में आती। तांबे को गलाते होंगे, उसमें फिर टीन मिक्स करके कांसा बनाते होंगे। तो 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। तो विद्वानों का, इतिहासकारों का ये जो मत है कि ये जो स्थान था ये ताम्रकार बस्ती थी। ताम्रकार बस्ती। प्रश्न बनता है ताम्रकार बस्ती किस नगर से बनी प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से। ठीक है, तो हमने देखिए क्या क्या देख लिया, यहाँ 2 टीले देख लिए, इसके बाद इसके 6 मीटर ऊपर एक एफ टीला देख लिया। एफ टीले में क्या क्या मिला है आप की पॉइंट नोट करते चलिए। एफ टीले से थोड़ी दूर पूर्वी दिशा में हमें एक ताम्रकार बस्ती के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब ये पश्चिमी टीले के नीचे एक कब्र मिली है जिसे R37 कहा गया है। R37 एक कब्र मिली है, लकड़ी की कब्र है। बाद में ही जब ये हड़प्पा संस्कृति खत्म हो जाती है तो बाद में ही 1934 में इसकी खोज की गई और यहीं पर कब्रगाह, कब्रिस्तान या कब्रगाह समेट एच कहते हैं, कब्रगाह एच संस्कृति। ये इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इतिहास आपका ऑप्शनल है तो अलग बात है। कब्रगाह एच संस्कृति या फिर सेमेट्री एच कहते हैं इसको, सेमेट्री एच संस्कृति का विकास हुआ है। तो आपको सिर्फ R37 याद रखना है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया, ऐसा पूछ सकता है प्रश्न। तो वो उसका उत्तर होगा कहाँ पाया गया, हड़प्पा में। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसके पूर्वी टीले पर। ठीक है, पूर्वी टीले पे देखते हैं। तो पूर्वी टीले पे यहां सबसे ज्यादा हमें यहां मिली है तांबे की कगाड़ी, तांबे की कगाड़ी प्राप्त होती पूर्वी टीले से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। देखिए प्रश्न अगर ऐसा आता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं हड़प्पा काल में या सैंधव काल में, तो उसका उत्तर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, 1200 मोहरें। लेकिन सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें पूछता है, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ अभिलेख है, चित्रित है या फिर कुछ गुदा हुआ है, तो वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, क्लियर रहें आप। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहां से प्राप्त होती है हमको, हड़प्पा से। और जो मोहरें प्राप्त हो रही हैं उनमें क्या है, उनमें एक श्रृंगीय पशु, एक श्रृंगी पशु चित्रित है उन मोहरों में। उनमें से जो ये सर्वाधिक जो अभिलेखीय मोहरें हैं इनमें से कई मोहरें ऐसी हैं जिनमें एक श्रृंगीय पशु बना हुआ है। प्रश्न बनता है कि एक श्रृंगी पशु की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उत्तर हड़प्पा से। एक श्रृंगी पशु हो सकता है गेंडा हो, ये गेंडा कहा जाता है कि गेंडा ही है। ठीक है, तो ये हो गया एक श्रृंगी पशु। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक मोहर मिलती है, उस मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। मतलब संभवतः वो मातृ देवी की मोहर है, मतलब मातृ देवी का चित्र है, तो वो मोहर में इसको छापा गया है। तो ऐसी मोहर जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको आप याद रख सकते हैं हड़प्पा को लेकर। हम नगर में प्रवेश किए थे, नगर में प्रवेश करने के बाद हमने देखे थे 2 टीले के रूप में विभाजित है नगर। ज़्यादातर नगर हड़प्पा सभ्यता के ऐसे ही हैं। तो पर्टिकुलर हड़प्पा नगर देख रहे थे तो 2 टीले थे, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। इसको नगर कहते थे, इसको दुर्ग कहते थे। जो इसका पश्चिमी टीला है वो परकोटे से, 4 दीवारी से या रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें बाहर की
पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, अंदर कच्ची ईंटों का। यहीं से 6 मीटर की ऊंचाई पे एक अन्य टीला मिलता है जिसको एफ टीला कहा गया है। किसने कहा है? मार्टिमर व्हीलर महोदय ने। एफ टीले में हमें कुछ चीजें मिलती हैं जैसे अन्नागार, वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास। तो इससे हम समझते हैं कि एफ टीला एक श्रमिक बस्ती थी। इसके बाद हमें इसके पास ही ताम्रकार बस्ती भी देखने को मिलती है और पश्चिमी टीले के नीचे हमें R37 कब्रिस्तान देखने को मिलता है। अब पहुंचते हैं हम अपने पूर्वी टीले पे, तो यहाँ देखते हैं ताम्र की कगाड़ी मिली है, सर्वाधिक अभिलेय की मोहरें मिली हैं, एक श्रृंगी पशु की मोहरें मिली हैं और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। तो ये कंप्लीट हो गया हड़प्पा नगर। इससे पहले हमने देख लिया था खोज किसने करी और स्थिति उसकी क्या है। तो हड़प्पा में से अगर क्वेश्चन बनता है तो इतने में से ही बनेगा, ये आपको क्लियर कर लेना है, ये की पॉइंट आप लिख लें। आगे बढ़ते हैं, अगला नगर देखते हैं। अगला देखते हैं हम, ये हमारा अगला नगर है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60-70% जो उम्मीद रहती है प्रश्न आने की इनमें से ही आती है। बाकी फिर इसके अलावा भी महत्वपूर्ण है नगर, पढ़ेंगे तो हम सबको ही, लेकिन इनको विशेष तौर पे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने का पैटर्न वही रहेगा, स्थिति देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति देख लेते हैं। पहले स्थिति क्या है इसकी? पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। हड़प्पा कहाँ था? पंजाब प्रांत में। सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट। हड़प्पा कहाँ था? शाहीवाल में, है ना। तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो की स्थिति है। पाकिस्तान के सिंध में लरकाना जिला है, वहाँ सिंधु नदी है, उसके दाहिने तट पे। इसका क्षेत्रफल था करीब 250 हेक्टेयर। ठीक है, हड़प्पा का मैं बता नहीं पाया, हड़प्पा है 150 हेक्टेयर के आसपास में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्थिति। अब इससे जुड़े कुछ लोग देख लेते हैं। तो इसकी खोज या उत्खनन देख लें तो 1922 में राखलदास बनर्जी, नाम ये आपको याद ही रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। राखलदास बनर्जी से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो सर जॉन मार्शल जो थे, उनका ये कहना था कि जो मोहनजोदड़ो जो नगर है उसमें 7 बार बाढ़ आई है। 7 बार बाढ़ के साक्ष्य। सिंधु नदी के एकदम तट पर होने के कारण ऐसा, और खुदाई में ऐसे जो उनको जब सर जॉन मार्शल के उस वक्त में इनके हेड थे संस्था के जो खुदाई कर रही थी, तो उन्होंने देखा होगा कि खुदाई के दौरान पानी आ जाता है, फिर खुदाई के दौरान में फिर पानी आ रहा है। मतलब उनको ऐसे सबूत वहाँ पे साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि जिससे समझ में आता है कि बाढ़ आई होगी और ये सभ्यता नष्ट हो गई, उसके बाद फिर से डेवलप हुई, फिर से उसने अपना विकास किया, फिर बाढ़ आ गई। तो ऐसे उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि 7 बार बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा किस नगर में 7 बार बाढ़ आई थी सैंधवकालीन, तो उत्तर होगा उसका मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके अलावा एक KUR कैनेडी महोदय हैं। इनका मानना था कि जो मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ था वो मलेरिया से हुआ था। इनका कहना है कि यहाँ मलेरिया फैल गया था मोहनजोदड़ो में, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। हालांकि जब हम पतन देखेंगे इसका, सभ्यता का पतन में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक नाम है KUR कैनेडी, आप याद रखना। अगर प्रश्न आता है कि मलेरिया से पतन होना किस नगर में पाया गया है संध्याकालीन, तो वो मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है। यहाँ एक और देख सकते हैं कि इस नगर में मोहनजोदड़ो में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। आगे हम जब पढ़ेंगे प्रजातियां तो हम देखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाई, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, द्रविड़ वगैरह। तो मोहनजोदड़ो में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। कम से कम मतलब 30 से 40 हज़ार लोगों की बताते हैं वहाँ संभावना थी, इतने लोग नगर में रहते थे। मतलब काफ़ी बड़ा नगर था। ठीक है, तो ये कुछ उसके फैक्ट हो गए, ये स्थिति हो गई, कहाँ स्थित है इसके संबंध में कुछ फैक्ट हो गए। अब चलते हैं नगर में प्रवेश करते हैं, कैसा था, वहाँ की टीले वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या खासियत है। तो पढ़ने का तरीका वही है, टीले बना लेते हैं। ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। हड़प्पा में क्या था? पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था,
वैसे ही ये भी दुर्गीकृत है, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत सी चीज़ें मिलती थी, हालांकि इनकी दूरी काफ़ी है, लेकिन इनमें जो नगर नियोजन है या फिर रहन सहन का तरीका है वो काफ़ी मिलता जुलता था। इसलिए स्टुअर्ट पिगट महोदय थे, स्टुअर्ट पिगट महोदय एक विद्वान थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। प्रश्न बनता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट ने। इसके अलावा कुछ टर्म में वो भी देख लेते हैं, अब बात निकली है तो। हड़प्पा को मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला या फिर मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, इसी को सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंधु का बाग, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर है और उस समय की सबसे विकसित नगर है, सबसे विकसित अवस्था है, फली फूली जगह है ये कह सकते हैं। तो इसीलिए बाग, जैसे बाग होता है ना, फूल कितने मतलब फल फूल रहे होते हैं बाग में, तो वैसी ही जगह है, इसलिए इसको सिंधु का बाग कहा गया है। मोहनजोदड़ो को ही स्तूप टीला कहा गया है, क्योंकि इसके बाद में जब हम कुषाण काल वगैरह पढ़ेंगे तो कुषाण के शासन के टाइम का एक स्तूप यहाँ मिलता है, इसके ऊपर, टीले के ऊपर, क्योंकि सभ्यता दब गई थी, स्तूप बना दिया था, तो वो स्तूप यहाँ मिलता है, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहते हैं। तो प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप टीला और जुड़वा राजधानी। ठीक है, ये 3-4 और फैक्ट हो गए, इनको भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने टीलों की तरफ नगर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पश्चिमी टीले से स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिमी टीला मैंने बताया कैसा है, ये दुर्ग है और ये नगर है, बड़ा है, यहाँ एलाइट वर्ग रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पुरोहित आवास देखने को मिलता है। क्या? पुरोहित आवास। ये सब वन लाइनर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। पुरोहित आवास कहाँ देखने को मिलते हैं? पश्चिमी टीले मोहनजोदड़ो में। इसके बाद हमें यहाँ पर एक विद्यालय देखने को मिलता है पश्चिमी टीले में खुदाई के दौरान, जिसे कहा गया है महाविद्यालय। महाविद्यालय। महाविद्यालय के बाद में हमें यहाँ मिलता है एक सभागार। उस समय पे जो प्रमुख विषय मुद्दे रहते होंगे उन पे चर्चा करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए ये सभागार होता होगा, जहाँ पर तत्कालीन लोग बैठ के किसी मुद्दे पे बात करते होंगे, तो सभा करते होंगे, तो सभागार था। यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ घर जो कैसे हैं, जिनमें 3 से 4 कमरे हैं, 1 से 2 मंजिल के वो घर बने हुए हैं, 3 से 4 कमरे हैं, हर घर में कुआं है, सीढ़ियां हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ घर मिलते हैं 3 से 4 कमरे वाले, हर घर में कुआं है, सीढ़ियां वगैरह हैं, मतलब एक ये पॉश एरिया है, एक एलाइट वर्ग है ना। ये इन सब चीज़ों से हमें ये समझ में आता है। इसी टीले पे हमें मिलते हैं वृहत अन्नागार, बड़े, बहुत बड़े अन्नागार। ठीक है, और जो अन्नागार है, यही सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी संरचना है सैंधवकालीन। ठीक है, कई लोग स्नानागार को बोल देते हैं, लेकिन स्नानागार नहीं है, जो अन्नागार है जहां स्टोर किया जाता था अनाज, वो सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, इसी टीले में हमें मिलता है स्नानागार, ये भी बड़ी इमारत है अपने आप में, स्नानागार, जहां सामूहिक रूप से लोग नहाते होंगे। स्नानागार की संरचना कुछ ऐसी है, जैसे ये मान लीजिए स्नानागार है, और यहाँ से ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए, जहाँ आप नहा सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्नानागार था, कुछ कमरे भी यहाँ प्राप्त हुए हैं साइड में, और इसके दक्षिण पश्चिम में जो था निकास था, जल निकास था, जो गंदा पानी हो जाता होगा नहाने के बाद में, तो उसको निकास का प्रबंधन यहाँ से किया गया था, निकास प्रबंध। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्नानागार था, हुआ करता था, जिसको सर जॉन मार्शल ने, इसको सर जॉन मार्शल ने कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। ये जो स्नानागार है, ये अपने आप में बहुत उत्कृष्ट संरचना है, और उस समय हजारों साल पहले ऐसी संरचना बनाना बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। इसलिए सर जॉन मार्शल ने
स्नानागार को मोहनजोदड़ो के तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। प्रश्न में सीधे पूछा जा सकता है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसको कहा गया है, स्नानागार को, या किसने कहा है, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो नगर में। ठीक है, तो ये हम यहाँ देखते हैं इसका पश्चिमी टीला। अब चलते हैं पूर्वी टीले में। पूर्वी टीले में क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पूर्वी टीले में, तो यहाँ पर 10 इंच की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। जो मूर्ति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। एक विशेष बात यहाँ पर ये है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, देखिए पहले बताया था मैंने कि यहाँ कौन लोग रह रहे हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, लेकिन मूर्ति किसकी मिल रही है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के यहाँ के लोगों की यहाँ जो मूर्ति मिली है 10 इंच की कांसे की मूर्ति वो मिल रही है। तो ये भी अपने आप में बड़ा एक चिंतन का विषय है। खैर जो भी हो, लेकिन 10 इंच की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक मोहरें। सर्वाधिक मोहरें मैंने पहले बताया था कितनी कहाँ से मिली हैं, 1200 मोहरें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से। ठीक है, डाउट क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले से हमें सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक चाकू मिलता है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक चाकू मिलता है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े में लिपटा हुआ है, कपड़ा सूती का है, मतलब कपास से बना होगा। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, या फिर किस नगर में कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, डायरेक्ट सीधे कपड़ा ना बोल के, चाकू ना बोल के कपास पूछ सकता है। तो ये यहाँ कपास का पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। संध्याकालीन किस नगर से कपास के साक्ष्य मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से, क्योंकि सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक चाकू प्राप्त होता है हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा हम देखते हैं तो हमें मोहनजोदड़ो में राजपथ देखने को मिलता है। राजपथ, अब राजपथ क्या है, वर्तमान में भी राजपथ है दिल्ली में, हाँ तो कुछ वैसा ही है। राजपथ एक्चुअल में क्या है, मोहनजोदड़ो में नगर में सड़क है 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी सड़क है जो एक दूसरे को एक स्थान पे काटती हैं। तो ये जो चौराया है इसे राजपथ कहा गया है। मतलब नगर नियोजन भी बड़ा उत्कृष्ट किस्म का है। सड़कें 10-10 मीटर की चौड़ी हैं, आजकल तो शहरों में 10 फीट की भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो 10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, तो उसे राजपथ कहा गया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही हमें सड़कें पक्की करने का भी साक्ष्य मिलता है। जनरली जो संध्याकालीन नगर है हम देखेंगे वहाँ कच्ची ईंटों की सड़कें बनाई गई हैं, बिछाई गई हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें सड़कें पक्की करने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु होगा, ये याद रखने क्या क्या होगा। 10 इंच की कांसे की मूर्ति हो गई जो किस प्रजाति की है, प्रोटोस्टेलाइट। सर्वाधिक मोहरें 1200 हो गई। सूती कपड़े में लिपटा चाकू जो कि कपास का साक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद राजपथ मिलता है। राजपथ क्या है बता दिया है, सड़कें पक्की करने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ 21 नर कंकाल मिलते हैं। 21 नर कंकाल मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। कब्रिस्तान नहीं है ये। ठीक है, यहाँ कब्रिस्तान जो R37 है हड़प्पा में मिला था, या फिर हम आगे देखेंगे आगे कब्रिस्तान मिलेंगे लोथल वगैरह में, लेकिन ये नर कंकाल जरूर मिले लेकिन कब्रिस्तान नहीं है ये। ठीक है, तो 21 नर कंकाल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है, एक सील मिली है जिसमें 3 मुख के एक देवता हैं। 3 मुख के देवता बने हैं जिसमें भैंस, और नीचे उसमें भैंसे, गेंडा, चीता और हाथी, इनकी आकृति भी है। तो 3 मुख के देवता वाली सील कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। इसमें भैंसे, गेंडा, चीता और हाथी की आकृति बनी हुई है। तो ये हमारा हो गया मोहनजोदड़ो कंप्लीट। हड़प्पा हो गया था, मोहनजोदड़ो हो गया। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। नगर में हम आते हैं तो हमें 2 टीले देखने को मिलते हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला कैसा है, दुर्गीकृत है, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो पुरोहित आवास देखने को मिलता है, महाविद्यालय देखने को मिलते हैं, सभागार मिलता है, उसके बाद में कुछ कमरे मिलते हैं, घर देखने को मिलते हैं, अन्नागार मिलता है जो सबसे बड़ी इमारत है। इसके बाद में हमें स्नानागार मिलता है। स्नानागार कुछ ऐसा होता होगा,
स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है। इसके बाद हम गए थे अपने पूर्वी टीले पे। वहाँ देखा था हमने क्या क्या मिलता है। 10 इंच की कांसे की मूर्ति मिलती है, प्रोटोस्टेलाइट। उसके बाद मोहरें मिलती हैं सर्वाधिक, सूती कपड़ा मिलता है चाकू में लिपटा हुआ, और राजपथ मिलता है, सड़कें पक्की करने के साक्ष्य मिलते हैं। एक सील मिलती है 3 मुखी देवता की, जिसमें भैंसा, गेंडा, चीता और हाथी है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गए। इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो 90% उम्मीद यही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें हम लोथल और चन्हूदड़ो पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाले में कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली कंप्लीट कर देंगे। तो वो ये हो जाएंगे प्रमुख 7 नगर। इसके बाद में कुछ जो गौण अन्य नगर है, अन्य स्थान है, तो उनको एक वीडियो में जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, कहाँ से क्या मिला है, एक लाइन के रहेंगे वो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।